अगर मैं आपको बोलूँ एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे सिर्फ मेल होंगे, फीमेल बिल्कुल नहीं होंगे, तो आपको थोड़ा-सा शॉकिंग लगेगा और ये लगना भी चाहिए। क्योंकि साइंटिस्ट का अभी जो कंसर्न है वो ये है कि कुछ समय के बाद ऐसा संभव हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स प्रजाति ही बच जाए, मेल का कोई अस्तित्व ही ना हो। तो ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि साइंटिस्ट ने कंसर्न किया है, उन्होंने रिसर्च में ये पाया है कि जो मेल में पाया जाने वाला वाई क्रोमोसोम है वो दिन पर दिन श्रिंक होते जा रहा है, मतलब सिकुड़ते हुए जा रहा है और उसकी साइज छोटी होती जा रही है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं? आज के लेक्चर्स में हम समझने वाले हैं कि जो आपका वाई क्रोमोसोम है जो कि एक मेल में पाया जाता है, एक जब लड़की होती है तो हम बोलते हैं ना एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और एक जब लड़का होता है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम पे खतरा है और हो सकता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा हो। क्यों हो? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो कंटिन्यूअसली श्रिंक होते जा रहे हैं, अपनी साइज से सिकुड़ते जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहली चीज समझेंगे कि एक्स और वाई क्रोमोसोम आखिर होता क्या है। इसके बाद वाई क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम कैसे बनता है, साथ ही साथ जीन्स क्या होते हैं जो हम सब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में फर्क आपको शायद नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि जो वाई क्रोमोसोम है वो आखिर क्यों श्रिंक होते जा रहा है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है। इसके अलावा फ्यूचर में वाई क्रोमोसोम के बिना हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी, किस तरीके से लाइफ होगा एक ह्यूमन का। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले क्या जानेंगे कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है वो आखिर क्या होता है। एक ह्यूमन बॉडी है, समझिए बात को, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। अब ये जो सेल्स है वो दो तरीके का बना होता है, यानी दो तरीके का होता है, टाइप का होता है। सबसे पहला क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो सेल है वो बहुत सारे जीवों में पाया जाता है, लेकिन हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये जो मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ ये आखिर क्या होता है। समझिए बात को, हमारी जो भी कोशिकाएं हैं वो बहुत छोटी सी होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और वो छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके ही पूरा अंग तैयार करती है। और ये जो कोशिकाएं हैं वो एक होती है, उसी को हम सेल बोलते हैं। एक से ज्यादा हो गई तो हम टिश्यूज बोलते हैं। लेकिन जब एक अंग का जब निर्माण जब वो कर देती है तो हम उसको ऑर्गन बोलते हैं, हम उसको अंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल्स है वो यहाँ पे यूकैरियोटिक, जो हम आदमी सब है, जो ह्यूमन है या फिर कुछ जो भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, वो यूकैरियोटिक में आते हैं क्योंकि उनके पास कोशिका भी है और कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम स्थित होता है और उसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए स्थित होता है और उसी डीएनए के अंदर जीन्स स्थित होते हैं। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ये कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये एक रस्सी, जैसे आप समझो कि ये अगर एक पेन है ना, तो अगर मैं इसको धागे से लपेट दूं तो कुछ इसी टाइप का क्रोमोसोम होता है। अब ये जो क्रोमोसोम है वो बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि हिस्टोन्स। अब यहाँ पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो क्रोमोसोम होता है, समझिए अगर एक लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी के अंदर में बहुत सारी किताबें होंगी, बायोलॉजी की भी होंगी, हिस्ट्री की भी होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कॉमर्स के भी होंगे। तो वहाँ पर साइंस के बहुत सारे, फिजिक्स भी होंगे, केमिस्ट्री भी होंगे। तो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी क्या है, एक क्रोमोसोम है। लेकिन जैसे ही हम इस धागे को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए एक किताब है। आप लाइब्रेरी के अंदर गए और वहाँ पर आपको एक किताब चाहिए क्लास 12th बायो की, या फिर नर्सिंग का बुक चाहिए एक, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। वो जो एक किताब है वो हो गया आपका डीएनए, यानी डीएनए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वो जो लाइब्रेरी है
उसमें मौजूद जो एक किताब है वो जो किताब है वो है डीएनए। अब उस डीएनए के अंदर में अगर हम और इसको और ज़्यादा खोलेंगे, इस धागे को अगर हम और खोलेंगे, अंदर तक देखेंगे, तो उस किताब की जो एक लाइन है वो है जीन। यानी जीन क्या कर रही है? जीन आपके बॉडी के कुछ पार्ट के इंफॉर्मेशन को निर्धारित करती है या ट्रांसफर भी करती है। देखिए बात, जो डीएनए है वो आपकी बॉडी का हर एक पार्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखती है। जैसे किताब में हर एक चैप्टर होता है, ठीक है, हर एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर के बारे में बहुत ही डिटेल से नॉलेज होती है। तो डीएनए हमारा सेम टू सेम यही करता है। और डीएनए भी बना होता है 4 प्रकार के प्रोटीन से। और वो जो प्रोटीन है वो क्या होता है? वो जो प्रोटीन है, ए यानी एडेनिन, उसके बाद टी यानी थाइमिन, सी यानी साइटोसिन और जी यानी ग्वानिन। तो 4 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है और ये जो प्रोटीन है ये आपस में सेट हो जाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं एटी और सीजी का, ठीक है, जब इसको रेप्लिकेट करना होता है। अब इसका मतलब क्या है? डीएनए आपकी क्या कर रही है, समझिए बात को। एक क्रोमोसोम है, ठीक है, धागे जैसा, अगर हम उसको धागा को अगर हम खोलेंगे तो डीएनए निकलेगा, ठीक है, उस धागे को जब हम खोलेंगे तो डीएनए निकलेगा। मतलब एक लाइब्रेरी एक क्रोमोसोम है, डीएनए क्या हो गई? एक किताब हो गई। और उस किताब के अंदर में ये 4 चैप्टर्स हो गए, ए टी सी जी। और उस चैप्टर के अंदर में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, और वो ट्रांसफर होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। लेकिन जब बॉडी में जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, कब करता है? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में जो बच्चे का निर्माण होता है तो उसमें माँ और बाप दोनों के गुण आते हैं ना। तो वहां पर डीएनए जब रेप्लिकेट करता है यानी अपना फोटो स्टेट बनाता है और 2 फोटो स्टेट बनाता है, जिसमें वो क्या करता है? जोड़ा बना करके फोटो स्टेट करता है खुद का, यानी एटी का और सीजी का। अब डीएनए के अंदर में आपके बॉडी का सभी इंफॉर्मेशन क्या है? अंदर में है, सभी चीजें अंदर में है। लेकिन डीएनए में मैंने क्या बोला? एक लाइन जो है वो आपका होगा जीन, एक लाइन आपका जीन है। यानी कि जीन क्या निर्धारित कर रहा है? जीन ये निर्धारित कर रहा है कि आपकी बॉडी की हाइट कैसी होगी, आपके आंखों का कलर कैसा होगा। कोई डिजीज है अगर माँ बाप को तो उसका रिस्क आपके बॉडी में कितना ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो जीन डिसाइड करता है। लेकिन डीएनए में सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि क्रोमोसोम आखिर कैसे बनता है, क्रोमोसोम किस तरीके से खुद को बना करके रखता है और कैसे ये कोइल्ड है, एकदम टाइट है, धागे का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे अलग है, समझिए बात को। जो एक्स और वाई हमारे बॉडी में ये जो क्रोमोसोम है इसका 23 जोड़ा पाया जाता है, जिसमें से आप कह सकते हो कि 22 जोड़ा जो है, 22 जोड़ा, जोड़ा का मतलब क्या होता है? एक के साथ एक, ठीक है, यानी 2, जब जब 2 जब मिलते हैं तो एक जोड़ा बनता है। तो जब 22 जोड़ा होता है तो उसमें से एक जो जोड़ा है वो 22 जोड़ा बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कि ऑटोसोम्स हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलेंगे ऑटोसोम। और एक अलग होता है जिसमें आपका एक्स या वाई होता है या एक्स या एक्स होता है, ठीक है। अगर दोनों में से किसी में भी अगर गड़बड़ी आती है तो फिर आपको डिजीज हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, तो बहुत सारे डिजीज हैं। अगर यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा मिल जाए या एक वाई अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो प्रॉब्लम्स होंगे, बच्चे के बॉडी के डेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात करी नॉर्मल प्रोसेस की, तो नॉर्मल प्रोसेस में जो 23वां जोड़ा होता है या तो एक्स एक्स का होता है या एक्स वाई का होता है। जब एक्स वाई होता है तो मतलब एक लड़का होगा, जब एक्स एक्स होगा इसका मतलब है एक लड़की होगी। लेकिन ये अगर मैं बात करूं सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की और सिर्फ वाई की, तो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें जो जीन्स पाए जाते हैं वो लगभग 1100 से 2000 प्लस होते हैं। और ये अपने आप को, जो एक्स क्रोमोसोम है ये वाई से लंबा होता है। लंबा क्यों होता है? इतिहास में अगर हम देखें जाकर के, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले क्या था? पहले वाई की भी, जो वाई क्रोमोसोम है उसकी भी हाइट थी, वो भी लंबी थी, वो भी लंबा था, ठीक है। क्यों लंबा था? क्योंकि पहले जब बना जीन तो वो उस टाइम में जब हम थे,
जब हमारे पूर्वज थे तो उनके बॉडी में वाई क्रोमोसोम की हाइट बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे करके मिलियन साल हो गए ना, तो धीरे धीरे करके उनकी जो हाइट है वाई क्रोमोसोम की वो घटने लगी है। अब क्यों घट रही है? एक्स क्रोमोसोम में मैंने क्या बोला, जीन्स पाए जाते हैं 2000 से भी अधिक पाए जाते हैं। और ये अगर आप बोलोगे ना कि अगर एक्स एक्स है तो लड़की का जो सेक्स है, जो लिंग है, वो निर्धारण तो होता ही है, साथ ही साथ जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक बॉडी के ब्रेन डेवलपमेंट में, इम्यूनिटी में और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है। लेकिन इसमें एक और क्षमता होती है कि जब भी ये रिकम्बाइंड करेगी, तो जब भी ये, जैसे इसका फोटो, जैसे डीएनए फोटो स्टेट निकाला, वैसे ही जब जीन्स जब आपस में रिप्लिकेट करते हैं, उसका फोटो स्टेट जब होने लगता है, उस टाइम में जो एक्स क्रोमोसोम है वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ऐसी क्षमता क्या वाई में है? वाई में ऐसी क्षमता है ही नहीं। वाई क्रोमोसोम में ये नहीं है। रिकॉम्बिनेशन का जो जब होता है प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे जीन्स कम हो गए हैं और लगभग 1450 ही बच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है ये थोड़ा खतरे में है, क्योंकि जो इसकी साइज है वो दिन पर दिन छोटी होती जा रही है। अब ये जो वाई क्रोमोसोम है, अगर मैं इसकी स्पेशली बात करूं, तो इसके ऊपर एक पाया जाता है SRY जीन। अब ये क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, इसका फुल फॉर्म है क्या है? सेक्स, मैं लिख देती हूँ, सेक्स डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारित करने वाला रीजन। रीजन का मतलब होता है वो लोकेशन, वो जगह, वाई। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, अब वाई क्रोमोसोम पे ये जो SRY जीन है वो पाया जाता है। अब ये जीन क्या करती है? ये जीन आप देखते होंगे कि मेल में क्या होता है? पेनिस होता है, प्रोस्टेट होता है। आदमी में जो हेयर्स के ग्रोथ होते हैं वो औरतों से काफी स्ट्रांगली होते हैं और बहुत विजिबल होते हैं, बहुत ज्यादा दिखते हैं। एक आदमी में, एक आदमी जैसा जो बिहेवियर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैसे आते हैं? वो SRY जीन की वजह से ही आते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में मौजूद ये जो SRY जीन है वो SXO9 जीन को क्या करता है? क्या करता है? ये एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मेल में दो तरीके का हार्मोन निकलने लगता है। क्या निकलता है? जिसकी वजह से मेल में दो तरीके का हार्मोन निकलने लगता है, जिसमें सबसे पहला है टेस्टोस्टेरॉन। जिसमें सबसे पहला क्या है? जिसमें सबसे पहला टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। अब आप सोचोगे ना कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। समझिए बात को, जो वाई क्रोमोसोम है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक आदमी में आदमी जैसा गुण आखिर क्यों है? क्योंकि वहां पर एक जीन पाया जा रहा है, और वो जो जीन है वो क्या कर रही है? SXO9 जीन को क्या कर रही है? एक्टिवेट कर रही है। ये जीन इसको एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो उस टाइम में एक मेल के बॉडी में दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, और वो जो हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, और दूसरा क्या है? दूसरा है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, समझिए बात को, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से क्या होता है? एक आदमी का मसल ग्रोथ होता है, मेल में मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके पेनिस का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो तो होगी ही, प्रोस्टेट की डेवलपमेंट होती है, बॉडी के हेयर्स की डेवलपमेंट होते हैं। एक मेल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेल में ये हार्मोन की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, और एंटी म्यूलेरियन हार्मोन क्या होता है? इसमें जो म्यूलेरियन हार्मोन है, इसकी वजह से औरतों के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, या फिर फीमेल्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो म्यूलेरियन हार्मोन की वजह से होते हैं। तो कहीं आदमी में फीमेल्स के बिल्कुल गुण वापस से ज्यादा एक्टिवेट ना हो जाए, ज्यादा फीमेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ना आ जाए एक मेल की बॉडी में, इसीलिए एंटी, यानी उसके अपोजिट, इस हार्मोन म्यूलेरियन हार्मोन के अपोजिट एंटी म्यूलेरियन हार्मोन क्या निकलता है? कहाँ निकलता है? SRY जीन की वजह से निकलता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि X और Y दोनों का अपना अपना काम है, और Y हार्मोन
सॉरी वाई जो क्रोमोसोम है उसकी वजह से बॉडी में किस तरह का मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिसाइड होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो वाई हार्मोन सॉरी वाई जो क्रोमोसोम है उसकी साइज छोटी होती जा रही है, दिन पर दिन उसकी साइज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हमने यही सीखा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम क्या है और क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ जीन्स की। जीन्स क्या होते हैं, मैंने बताया जीन्स क्या होते हैं। जीन्स अपने आप में क्या करते हैं, अपने आप में एक लाइन है, एक किताब की एक लाइन है जिसमें आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे डिटरमाइन होते हैं। मतलब आपकी आंखों का कलर, आपके हाइट कैसी होगी, आपका बाल कैसा होगा, आपकी वॉइस का साउंड कैसा होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको माँ और बाप से दोनों से मिलते हैं, मम्मी और पापा दोनों से मिलते हैं, तो जीन की वजह से ही मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाई क्रोमोसोम आखिर श्रिंक क्यों हो रहे हैं। कुछ समय में ये देखा गया है कि जो वाई क्रोमोसोम है, ये सबसे पहला रीज़न ये है कि ये अपने आप को रिकम्बाइन नहीं कर पाते। जब रिकम्बाइनिंग जब होता है तो ये अपने गुण को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में असक्षम है। और यहाँ पे ये जो सेम चीज़ जो अभी आदमी में देखा जा रहा है, सेम चीज़ अभी साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले टाइनी रैट्स में देखा था। ठीक है, जापान में एक प्रकार का चूहा है उसमें देखा था, और उसमें भी वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे करके खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो उस वाई क्रोमोसोम की जगह पे किसी नए जीन ने वहां पे आकर के उसको रिप्लेस कर दिया, और उसकी वजह से फिर वो चीजें उस तरीके से चलने लगी। शायद ऐसा हो सकता है कि आज हम पढ़ रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम एक्स वाई जब होगा तभी लड़का होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि एक्स वाई था, अब कुछ और नए जीन का नाम शायद आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब वाई क्रोमोसोम है तो हमारी शक्ल और सूरत ऐसी है, लेकिन जब वाई क्रोमोसोम जब नहीं रहेगा तो शक्ल और सूरत कैसी हो जाएगी, कहीं अजीब सी ना हो जाए, कहीं कुछ आँख का कुछ स्ट्रक्चर ना बदल जाए, कहीं कुछ फेस का कुछ स्ट्रक्चर जो भी है कहीं वो चेंज ना हो जाए, तो एक अपीयरेंस जो है कहीं वो इंसान का बदल ही ना जाए, ये भी संभावना है। क्योंकि रैट्स में ऐसा देखा गया है कि वाई क्रोमोसोम की जगह पे किसी और जीन ने, किसी और क्रोमोसोम ने जाकर के क्या लिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है, स्थान ले लिया है। तो उसी तरीके से ह्यूमंस में भी हो सकता है, ऐसा आइडिया है कि इस प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों में अभी हम देखते हैं तो जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अभी दिन पर दिन क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, और आप जो डिवाइस यूज़ करते हो जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया या कंप्यूटर्स हो गए, जो भी रेडिएशन वाले जो भी डिवाइसेस हैं उसकी वजह से भी आपका जो फर्टिलिटी रेट है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, मेल के स्पेशली बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनका स्पर्म काउंट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो स्पर्म काउंट है वो 62.3% की दर से कम हो गया है। अब सोचिए और समझिए कि ये जो आप टेक्निक्स जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी टेक्निक्स नए नए आ रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके में, सही मायने में डेवलप हो रहे हैं? हम अपने आप को खोते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का एक स्पेशल चीज़ जो कि वाई जीन है, क्योंकि हम ये सोच नहीं सकते हैं कि वाई जीन नहीं, हम ये सोच नहीं सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम की वजह से, क्रोमोसोम के बिना कोई वर्ल्ड हो सकता है। हम जो आज तक पढ़ते आए हैं शायद हम आगे आने वाले समय में हम वो ना पढ़ें, हम वाई क्रोमोसोम का नाम ही ना ले, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही शायद बच करके ना रह जाए, और शायद कुछ समय के बाद वो भी खत्म ना हो जाए। तो ये सारे कंसर्न है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी गलती भी है। हम जो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, जो हम मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके रेडिएशन से स्पर्म को खतरा है। कैसे खतरा है? क्योंकि एक मेल जब पॉकेट्स में जब डालते हैं, जीन्स का जब पॉकेट होता है उसमें जब आप फ़ोन को डालते हो तो वो रेडिएट करता है अगर किसी का फ़ोन कॉल आता है तो, ठीक है? और उस रेडिएशन की वजह से आपके स्पर्म काउंट पे अफेक्ट होता है, असर पड़ता है, और ये रियलिटी है, ठीक है? अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं। क्यों खुल गए हैं? क्योंकि लोगों में, क्योंकि मेल में स्पर्म की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग अपने एग्स को फ्रीज करवा रहे हैं ताकि बाद में जाकर के उनको दिक्कत ना हो जाए। स्पर्म
बहुत कम हो गया है। स्पर्म की क्वांटिटी के साथ-साथ स्पर्म की क्वालिटी में भी असर देखने को मिल रहा है और ये सब आपके बैड हैबिट्स, बुरे लत और एनवायरनमेंट की वजह से है, जो हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से है, जो आज हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वाई क्रोमोसोम बिल्कुल भी लुप्त होने जा रहा है। शायद हो कि कुछ साल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब हमारी ही गलती है। कहीं न कहीं अगर आप ध्यान से सोचोगे, ध्यान से अगर आप समझोगे तो हम पाएँगे ये सचमुच हमारी गलती है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया कि जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, हो सकता है कि आदमी का शक्ल और सूरत बिल्कुल भी बदल जाए, हो सकता है कि सिर्फ फीमेल्स ही बच जाए, हो सकता है कि फीमेल्स में ही एक ऐसे जीन जो है वो डेवलप हो जाए जिसमें अलग टाइप का क्रोमोसोम शायद हो जाए, अलग टाइप के एंजाइम्स निकलने लगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब रैट्स में हो सकता है तो ह्यूमंस में भी होने की संभावना होती है। ठीक है, पहले रैट्स पे ही जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वो किया जाता है, फिर ह्यूमंस पर ट्रायल किए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर चूहों में ऐसी जो भी दिक्कतें हैं अगर आ रही है तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आदमियों में भी, इंसानों में भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा और जितना हो सके आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसका असर आपकी बॉडी पे इतना ज़्यादा पड़े कि बाद में आपको पछताना पड़े। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी बातें हैं वो हम फिर से कल करेंगे और डेली शाम में 4 बजे आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे और जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो और व्हाट्सएप चैनल भी अलका मेडिकल क्लासेस, जिसके जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।